दो तीन टॉपिक्स हैं, इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशंस रह गई थी, एलिवेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। लास्ट टाइम हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एलिवेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा था। उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, दो वो डिस्कस करते हैं। कहता है कि फर्स्ट प्रिपरेशन ये है प्रिपरेशन ऑफ एंटी फ्रीज। सर्दियों में गाड़ी के अंदर, गाड़ी के ऑटोमोबाइल्स के अंदर रेडिएटर्स होता है, उसमें वाटर हम डालते हैं। ठीक है, सर्दियों में जब फुल ज़्यादा ठंड हो जाती है तो वो वाटर क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। ठीक है, तो उस फ्रीज को बचाने के लिए, एंटी फ्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल एक सल्यूट होता है, वो ऐड कर देते हैं उस वाटर में, उस रेडिएटर में जहाँ पे वाटर होता है। तो क्या हो जाता है, ये इथाइलिन ग्लाइकोल कंप्लीटली मिसिबल है, मीन सॉल्युबल है किसके साथ, वाटर में। और क्या करता है ये, इट डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मीन वाटर को क्या कर देता है, फ्रीजिंग होने से बचा लेता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, पूरा ये है कि सर्दियों में जब रेडिएटर्स में वाटर होता है वो टेम्परेचर कम होने की वजह से फ्रीज हो जाता है। तो उस फ्रीज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सल्यूट ऐड कर देते हैं और वो क्या करता है, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर को कम कर देता है। समर में क्या होता है, वाटर रेडिएटर में जो होता है उसको बॉइलिंग से बचाने के लिए हम इथाइलिन ग्लाइकोल डाल देते हैं और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है, ये एलिवेशन और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में काम होता है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर। कहता है कि NaCl या KN3 जब ऐड करते हैं वाटर में तो फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर, उस फ्रीजिंग पॉइंट मिक्सचर का या उस कंपाउंड का क्या हो जाता है, लो हो जाता है। पहले अगर वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज हो रहा था तो अब वो अप्रॉक्सीमेट 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके क्या होगा, फ्रीज होगा। अब ये कहाँ यूज होता है, यही मिक्सचर NaCl का मिक्सचर जब वाटर के साथ बनाएंगे वो वाला, KN3 में जब वाटर ऐड करेंगे वो मिक्सचर जो बनेगा, उस मिक्सचर को हम यूज करते हैं आइसक्रीम मशीन में। वो क्या कर देता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम कर देता है, लो कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जेटिक्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बल्कि हाई कर देता है, इंक्रीज हो जाता है आइसक्रीम मशीन्स में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन। डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और अब्जॉर्ब्ड व्हेन अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट फ्रॉम अ सॉल्यूशन। कहता है कि अमाउंट है हीट की इवॉल्व हो रही हो या एब्जॉर्ब हो रही हो किसी भी सब्सटेंस में, कब, जब उसमें हम डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट को डिसॉल्व करते हैं फ्रॉम अ सॉल्यूशन। इस हीट को, ये हीट जो इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है, उसको बोलते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अब इसमें जो हीट चेंज आएगा कब, जब 1 मोल सब्सटेंस को डिसॉल्व करेंगे स्पेसिफिक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। जब किसी भी सब्सटेंस मीन सल्यूट को एक खास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे एक खास टेम्परेचर पर, तो उस हीट चेंज को हम बोलेंगे हीट ऑफ सॉल्यूशन या इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन एट इनफिनाइट सॉल्यूशन, मीन ये हीट ऑफ सॉल्यूशन जो होती है एक खास सॉल्यूशन पर, एक खास टेम्परेचर पर, खास सल्यूट मुकर्ररा क्वांटिटी में सल्यूट ऐड करने से ये हीट चेंज जो होती है उसका फर्क आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल इसके, NaCl में अगर हम वाटर के 10 मोल्स डाल दें तो क्या होगा, 10 मोल्स इक्वल टू हो जाएगा 80 ग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसमें डालेंगे तो हमारे पास हीट चेंज जो आएगा प्लस 2.008 किलो जूल पर मोल। इसको हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशंस भी बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास था एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन में हीट ऑफ सॉल्यूशन और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में डिफरेंस। अब थोड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं। कहता है जब हम सल्यूट को, सब्सटेंस की बात कर रहे थे पीछे, जब हम कहते हैं कि वही सब्सटेंस क्या है, सल्यूट है, सल्यूट को जब डिसॉल्व करते हैं सॉलिड में तो कुछ चेंजेस आती हैं, वो चेंजेस देख लेते हैं। कहता है जब हम सल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं और इस दूर दूर होने के नतीजे में एनर्जी हमें क्या होती है, रिलीज होती है और ये एनर्जी क्या होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है,
एनर्जी रिक्वायर होगी और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। नेक्स्ट है सॉल्यूट मॉलिक्यूल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। जब हम सॉल्यूट डाल देते हैं सॉल्वेंट के अंदर तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जो करीब करीब थे अब उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी और वो दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, इसके लिए हमें रिक्वायर एनर्जी होती है और ये एनर्जी भी क्या कहलाती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एंडोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डेवलप फोर्सेस। जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक दूसरे में मिक्स करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, फोर्सेस क्रिएट करने लग जाते हैं और एक दूसरे में फोर्सेस जब क्रिएट होंगी तो एनर्जी इस दौरान क्या होगी, खुद को स्टेबल करने के लिए वो एनर्जी रिलीज करेंगे और इस एनर्जी रिलीज को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब ये जो फोर्सेस डेवलप हो रही हैं ये एक्सोथर्मिक, कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है कोई एंडोथर्मिक है, ये डिपेंड्स करता है किस चीज पर, स्ट्रेंथ ऑफ टू टाइप ऑफ फोर्सेस। मेन दो टाइप्स की फोर्सेस जो इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में बन रही हैं वो दो टाइप्स की होंगी और उनकी स्ट्रेंथ की बुनियाद पर हम देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस एक्सो है कौन सा एंडो है। ठीक है, डाइसोल्यूशंस अकर इन विद आइदर एब्जॉर्ब और रिलीज ऑफ एनर्जी। डाइसोल्यूशंस क्या होगी, जब सॉल्यूशंस के अंदर एक्सेस मेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट खास क्वांटिटी में डाल देंगे तो वो डाइसोल्यूशन होगी, तो उसके दौरान जब एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, उसको देखेंगे। नेक्स्ट है ब्रेकिंग या रीमेकिंग ऑफ फोर्सेस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये दो फैक्टर्स हैं जिसके बुनियाद पर हम स्ट्रेंथ ऑफ टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस को मेजर करते हैं। फर्स्ट डाइसोल्यूशंस देखेंगे, नेक्स्ट ब्रेकिंग एंड रीमेकिंग ऑफ फोर्स बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसकी नेचर पता चल जाएगी कि कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कौन सा एंडोथर्मिक प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल कहते हैं व्हेन KNO3 को हम वाटर में ऐड करते हैं तो एनर्जी क्या होती है, इस दौरान रिलीज होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है और ये एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर होती है यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशंस। डेल्टा H सॉल्यूशन इज इक्वल टू H सॉल्यूशन माइनस H कंपोनेंट्स। ये इक्वेशन है इसकी एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशंस की। एंथैल्पी डेल्टा H एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू H सॉल्यूशन माइनस H कंपोनेंट्स। अब डेल्टा H सॉल्यूशंस क्या है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है। डेल्टा H सॉल्यूशंस जस्ट डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इन दो को अलग-अलग हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये एट टाइम कैलकुलेट हो सकती है, ये दोनों नहीं हो सकते कैलकुलेट। ठीक है, डेल्टा H सॉल्यूशंस क्या है, नेगेटिव होगी जब हीट ऑफ सॉल्यूशंस, ये क्या है H सॉल्यूशन, हीट ऑफ कंपोनेंट्स बिफोर मिक्सिंग और ये हीट ऑफ कंपोनेंट्स आफ्टर मिक्सिंग, जब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, H सॉल्यूशन इज नेगेटिव व्हेन H सॉल्यूशन इज लेस देन H कंपोनेंट। H सॉल्यूशन इज पॉजिटिव होगा जब H सॉल्यूशन हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कंपोनेंट बिफोर मिक्सिंग इज ग्रेटर देन होगा हीट ऑफ कंपोनेंट आफ्टर मिक्सिंग। ठीक है, तब हमारे पास क्या होगा, डेल्टा H एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन इज पॉजिटिव। नेक्स्ट है आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन होती है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कहता है ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच होती है जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी को अगर हम कन्वर्ट करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो इस प्रोसेस को बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसकी एग्जांपल है Zn के पास कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने की, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके ऑक्सीडेशन शो करेगा। नेक्स्ट रिडक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की सलाहियत है, जब वो आयंस में होता है तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और बन जाएगा Cu कॉपर, और ये प्रोसेस होगा रिडक्शन। जब क्या हो रहा हो, 2 ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ हो रहे हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन
take place at the time it is called redox reaction. ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर redox reaction की एग्जांपल है Na पॉजिटिव NaCl Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो NaCl Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, Cl ने गेन किया, बन गया NaCl। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको रूल्स हैं वो देखते हैं। नेक्स्ट है अपेरेंट चार्ज। इसकी डेफिनेशन, अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम ऑफ एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी एलिमेंट्स के आयन मॉलिक्यूल या एटम पर जो जाहिरी चार्ज होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन पर +1 है, Cl नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है, O2 नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जो जाहिरी चार्ज और उसके ऊपर नजर आएगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। Na का +1, Cl का -1 ऑक्सीडेशन नंबर है। अब रूल्स है, कैसे रूल्स ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट्स का देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री एलिमेंट इज 0। कोई भी एलिमेंट जब फ्री हालत में हो, कंबाइन ना हो किसी के साथ, तो उसका एलिमेंट क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। हाइड्रोजन H2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, Na ऑक्सीडेशन नंबर 0, मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन नंबर 0। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। जब एक एटम होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। जैसे हाइड्रोजन एक एटम है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, एक्सेप्ट सिवाय जब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा होगा तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 नहीं होगा। ठीक है, एक्सेप्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 सिवाय उस टाइम जब मेटल हाइड्राइड्स, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा किसके साथ, मेटल्स के साथ, तब उसका -1 होगा। वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, Na पॉजिटिव एक देगा और ये एक लेगा, तो NaH बन जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 7A ग्रुप्स को बोलते हैं हैलोजन्स फैमिली, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1 होता है। जैसे F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, इस तरह। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन is -2 except in metal peroxide where it is +1 -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं -2 है ओवरऑल। ठीक है, जब मेटल के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा होगा, मेटल पेरोक्साइड्स बन रहे होंगे, तो उस टाइम उसकी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। और सुपर ऑक्साइड जब बनाएंगे तो -1/2 होगी। और जब ऑक्सीजन F2 के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उस टाइम उसकी वैलेंसी होगी +2, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, इसलिए उसकी वैलेंसी होगी है, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए आर +1, +2, +3 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट ए ग्रुप का +1, सेकंड ए का +2, थर्ड ए का +3 ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी न्यूट्रल एटम्स, जब कोई भी कंपाउंड न्यूट्रल हालत में होगा तो उसका सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जैसे NaCl न्यूट्रल हालत में है तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। H2O न्यूट्रल हालत में है, ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्यों, इसके +2 है, इसके -2 है, तो -2 +2 कैंसिल, 0 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट इज चार्ज ऑन आयन, कि किसी भी आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर देखना हो तो उसका जो चार्ज होगा वो उसका आयन ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, इस तरह जो चार्ज नजर आ रहा है उसके ऊपर उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन। इन आयन द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन, के आयन में ऑक्सीडेशन नंबर का सम ऑफ ऑल एटम्स, तमाम एटम्स का इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन, पूरे के पूरे चार्ज पर होगा। जैसे CO3 2 नेगेटिव कार्बाइड आयन, इसको जैसे बोलते हैं, तो ये बन जाएगा पूरे का पूरा आयन बन गया, उसके ऊपर चार्ज आ गया। नेक्स्ट है एनी सब्सटेंस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। अगर कोई भी एटम, दो एटम्स मिल रहे हैं, NaH मिल रहा है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये आज का लेक्चर था।